हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जापान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, सत्ता के नए केंद्र, न्यू सेंटर ऑफ पावर। ये पूरा चैप्टर जो है आज खत्म होने वाला है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आसियान के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने चाइना को एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर देखा। और फिर हमने देखा कि चाइना के और इंडिया के कैसे रिलेशन है, कैसे संबंध है। और आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जापान के बारे में कि जापान आज के टाइम पे कैसे सत्ता का नया केंद्र बनता जा रहा है। जापान की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से जापान जो है ग्रो कर रहा है। इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे कि जापान एक सत्ता का नया केंद्र कैसे है। तो आप जो है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा बैठ के वीडियो को पूरे एंड तक देखना है अगर आप चाहते हो कि पूरा टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जापान के बारे में। तो दोस्तों, आपने जो है ना इन सारी कंपनीज का नाम सुना होगा बहुत बार। आपके घर के अंदर हो सकता है कि भाई इन सारी कंपनीज का एसी हो, कूलर हो, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज का आपने नाम सुने होंगे, जैसे सोनी हो गया, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा। ये सारी कंपनियां जो है ना दोस्तों, ये सारी कंपनियां जापान की हैं। ये सारी जापान की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं इनको। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं हिंदी में, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब क्या है? जो बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर काम करती है। मल्टीनेशनल नाम से पता चल रहा है कि भाई एक सिंगल नेशन के अंदर काम करने वाली कंट्री नहीं है, मल्टीनेशनल है, मतलब बहुत सारे नेशंस के अंदर काम करती है। तो ये जापान की जो कंपनियां हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ये बहुत सारे देशों के अंदर अपनी कंपनीज को चलाती हैं और बहुत सारा पैसा कमा के जापान को जो है देती है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियाज, जितनी भी कंपनी है, ठीक है, नया वर्ड मैंने फाउंड करा आज, कंपनियाज। तो ये सारी जो कंपनी है, ये सभी कंपनियां जो है उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाती हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है ये सारी कंपनी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि भाई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाती है और जापान को उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि भाई जापान जो है ना एक ऐसा देश है जहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जापान जो है भू क्षेत्र के मामले में अगर हम देखें तो बहुत छोटा देश है, ठीक है। तो जापान जो है उसके पास भाई प्राकृतिक संसाधन, जो भी रिसोर्सेस होते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए जापान जो है कच्चे माल का जो है ना उत्पाद जितने भी होते हैं, कच्चे माल का आयात करता है। कच्चे माल का क्या करता है? आयात करता है। तो जापान के द्वारा कच्चे माल के जो उत्पाद होते हैं उनका आयात करवाया जाता है अपने देश में। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा 1945 के अंदर। हिरोशिमा नागासाकी में, कुछ याद आया होगा आपको, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर 1945 के अंदर क्या हुआ था, जापान के ऊपर बम गिराए थे यूएसए ने। तो वही कहानी यहाँ पे लिखी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए परमाणु आक्रमण के बावजूद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। दुनिया में जापान ही इकलौता एक ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियारों की मार को झेला है। और उसके बावजूद जापान की जो इकोनॉमी है आज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे लेवल पर स्टैंड करती है, ठीक है। तो वही बात लिखी है कि भाई इसने परमाणु आक्रमण जो है ना उसको तक झेला है, लेकिन उसके बावजूद इसकी इकोनॉमी आज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। उसके बाद लिखा है कि भाई इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है ना, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था में विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है इसकी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के मामले में जो है सेकंड रैंक पे आता है पूरे विश्व के अंदर जापान। उसके अलावा पूरे एशिया में जापान ही G8 के देशों में शामिल है, ठीक है। जो G8 यानी ग्रुप 8 जो बना हुआ है ना पूरे दुनिया के अंदर, उन सभी के अंदर जापान ही एक ऐसा देश है जो एशिया से, मतलब कि एक तरीके से एशिया का जो है ना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है G8 के अंदर। G8 के अंदर एशिया का कोई भी देश शामिल नहीं है जापान को छोड़ के, ठीक है। तो अब यह G8 क्या होता है, G8 में कौन कौन सी 8 कंट्रीज आती हैं, उन सभी के नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताने हैं कि भाई G8 में कौन कौन से देश आते हैं। बस आपको यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि भाई G8 के अंदर एशिया का बस एक जापान आता है, बाकी एशिया से कोई भी
नहीं है। ठीक है, तो वही तीन चीजें भी हमने देखी कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु हथियारों को झेला, लेकिन उसके बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था आज बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। इसकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। उसके अलावा जनसंख्या में जो है ना, जापान 10th रैंक पे आता है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में जापान किसने पे आता है? 10वीं स्थान पर आता है, 10th रैंक पे आता है। परमाणु बम झेलने वाला एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम को झेला है और उसके बावजूद आज अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। यूएनओ के बजट में 20% का योगदान देता है, सेकंड नंबर पर आता है। आप समझ लो, आप जापान जो कि इंडिया से कितनी छोटी कंट्री है, उसके बावजूद जापान जो है यूएनओ के बजट में 20% का योगदान दे रहा। अकेले जापान जो है 20% का योगदान देता है और अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर आता है यूएनओ को पैसा देने के मामले में। ठीक है, तो ये बात हमारे को याद रखनी है। ये सारी चीजें हमारे को दर्शा रही है एक तरीके से कि जापान जो है कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसीलिए हम जो है जापान को सत्ता का नया केंद्र बोलते हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर बोलते हैं, कि जापान जो है ना आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिकी प्रभुत्व को, अमेरिका की जो हेजीमनी है उसको खत्म कर दे। तो ये सारी चीजें जापान के प्लस पॉइंट्स को दर्शा रही हैं। उसके बाद लिखा है कि 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। ये बात भी हमारे को याद रखनी पड़ेगी कि 1951 के बाद से क्या हुआ है, जापान ने अमेरिका के साथ जो है ना क्या करा है, सुरक्षा गठबंधन किया है। ठीक है, जैसे अमेरिका ने क्या करा था 1945 के अंदर जापान के ऊपर परमाणु हथियार गिराए थे, तो उससे क्या हुआ था, जापान जो है ना बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ण हो चुका था, जापान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो जैसे आपने देखा हो अपने घर के अंदर भी होता है, जैसे बड़े बूढ़े जब चाटा मार देते हैं ना बच्चों को, उसको बोलते हैं मेरा बच्चा लग गई, कोई बात नहीं, बहला फुसला लेते हैं उसको, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे चल रही है। पहले तो क्या करा, अमेरिका ने चाटा वाटा मार दिया जापान की गार्ड पे, लेकिन अब उसको बहला रहा है, फुसला रहा है धीरे धीरे कि मेरा बच्चा है, कुछ नहीं, रोते नहीं है बाबू। ठीक है, तो वही वाली बात चल रही है। तो अमेरिका ने अब क्या करा है, जापान के साथ एक सुरक्षा गठबंधन भी कर लिया है, यानी कि जापान जो है ना अब सिक्योरिटी के मामले में भी बिल्कुल सशक्त देश बन चुका है। अब उससे कोई भिड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है जापान के साथ रहता है हमेशा। उसके बाद लिखा है सैन्य खर्च जो है जीडीपी का ओनली 1% है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि भाई जापान अपनी मिलिट्री पे कितना खर्च करता है, तो सैन्य खर्च के मामले में जापान की जितनी भी जीडीपी है, अपनी जीडीपी का ओनली 1% वो क्या करता है, अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाता है। ठीक है, ओनली 1% वो अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाता है। फिर भी सैन्य खर्चे के हिसाब से विश्व में जापान का स्थान चौथा है, 4th है। अब समझ लो आप, जब वो अपनी जीडीपी का ओनली 1% अपनी मिलिट्री के ऊपर लगा रहा है, तब जाके उसका जो है पूरे वर्ल्ड में स्थान आ रहा है चौथा। अब आप खुद सोच के देखो, अगर वो अपनी जीडीपी का एक अच्छा खासा परसेंटेज अगर वो अपनी मिलिट्री पे लगाएगा, तब जाके उसका कितना बड़ी रैंक आ सकती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि सिर्फ 1% लगा रहा है, तब उसकी 4th रैंक आ रही है सैन्य खर्च के मामले में। ठीक है, तो यानी कि जापान की जो जीडीपी है वो भी अच्छी खासी है, तभी वो 1% लगाने के बावजूद क्या हो रहा है, 4थी रैंक आ रही है। समझ आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 9 में, ठीक है, जापान का जो संविधान है, जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 9 में ये बात कही गई है कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए, यानी कि जब भी जापान की किसी के साथ लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद हो गई, बहसबाजी हो गई, तो उनको सुलझाने के लिए जापान कभी भी बल प्रयोग नहीं करेगा और कभी भी धमकी का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात से हमारे को ये बात समझ आ रही है कि भाई जापान जो है ना शांति में विश्वास रखने वाली कंट्री है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके आर्टिकल 9 में ये बात कही गई है कि अगर जापान की किसी के साथ लड़ाई हो गई या किसी के साथ वाद विवाद हो गया, तो उसके अंदर जापान बिल्कुल भी अपने बल का प्रयोग नहीं करेगा, अपनी मिलिट्री का प्रयोग नहीं करेगा और धमकी वगैरह का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जापान वाला पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा चैप्टर है सत्ता का नए केंद्र यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया के बारे में। और तब तक के लिए देखते रहिएगा दिल्ली वाला टीचर।